दोस्तों, आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कहलाए जाने वाला चीन सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी था, भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत से लगभग 5.5 से भी अधिक है। और साथ ही चीन हमारे भारत देश से रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब में आगे निकल चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने ऐसा क्या किया कि वो भारत से इतना ज़्यादा आगे निकल गया। असल में चीन की भारत से आगे निकलने की कई वजह हैं और आज की इस वीडियो में चीन की तरक्की करने और भारत के पीछे रह जाने के महत्वपूर्ण वजह के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइट वे इंडिया। दोस्तों, भारत और चीन की मौजूदा स्थिति में जो अंतर है उसका सबसे बड़ा कारण है इन दोनों देशों की सरकार और संविधान। एक्चुअली हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ 5 साल में सरकार बदलती रहती है। अब चीन की बात करें तो वो एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर हर 5 साल में सरकार नहीं बदलती। जब भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इमरजेंसी से गुजर रहा था तब चीन की सरकार अपने देश के लिए अहम फैसले ले रही थी। बहुत से लोग सिंगल पार्टी सिस्टम को वहाँ के लोगों के लिए आज़ादी के तौर पर नहीं देखते, लेकिन जिस तरह 4 से 5 दशकों में चीन ने तरक्की की है उससे तो यही साबित होता है कि चीन का ये सिंगल पार्टी सिस्टम देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इस सिंगल पार्टी सिस्टम से वहाँ की सरकार में एक स्टेबिलिटी आती है और इस स्टेबिलिटी का असर ऐसा होता है कि वहाँ की सरकार 10 से 20 साल की प्लानिंग के साथ काम करती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इलेक्शन बर्डन के, और फिर उस स्टेबिलिटी का असर ग्राउंड पर दिखता है। अब वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की सरकार 5 वर्षीय योजना के साथ चलती है, क्योंकि जितना समय किसी नई चीज़ को प्लान करने में लगता है उस समय में सरकार को ये चिंता सताने लगती है कि 5 साल पूरा होने के बाद कुर्सी रहेगी भी या नहीं। इसलिए भारत विकासशील देश ही बना रहा। और दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सेकंड थिंग, कास्ट एंड रिलीजन। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन के लोग रहते हैं। अब यूँ तो मल्टी कल्चर और रिलीजन का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस डाइवर्स कल्चर के कारण देश की ग्रोथ में हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। असल में देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और हमारा पूरा ध्यान विकास को छोड़ इन बातों में रहता है कि देश में कौन सा धर्म फॉलो किया जाए। इसी की वजह से लड़ाई झगड़े देश में होते रहते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में जब लोग धर्म के जाति के लिए लड़ रहे थे उस समय चीन में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन को लाने की नीतियां बनाई जा रही थी। असल में चीन के अंदर ऐसी कम्युनिस्ट सरकार है जो देश की प्रगति में रुकावट आने वाले किसी भी चीज व इंसान को रास्ते से हटाने में बिल्कुल भी कतराती नहीं है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, वहीं चीन एक कम्युनिस्ट देश है। ऐसे में चीन की सरकार तब तक सहन करती है और जब तक कोई धर्म या लोग देश के विकास के आड़े नहीं आते। अगर वो धर्म और इंसान आड़े आता है तो चीन की सरकार उसको खत्म कर देती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो भारत की विकास की गति को स्लो करती है, वो है कास्टिज्म। दरअसल भारत की रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसने देश का बंटाधार ही किया है, क्योंकि इसके अनुसार बहुत से लोगों को सरकारी नौकरियां उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलती बल्कि उनकी जाति के आधार पर दी जाती है। इससे होता ये है कि रिजर्वेशन की वजह से काबिल लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, तो ऐसे में वो लोग भारत से बाहर विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो टैलेंट भारत के लिए काम आना चाहिए वो रिजर्वेशन की वजह से बाहर चले जाते हैं। वहीं चीन की बात करें तो वहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और चीन में सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती है जो उस पद के लायक होते हैं। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ इंग्लिश कोई भाषा नहीं बल्कि एक स्किल है, एक टैलेंट है। भारत में आपकी योग्यता आपकी इंग्लिश लेवल के आधार पर तय की जाती है। काबिल लोगों को इंग्लिश न आने की वजह से हीन भावना से भी गुजरना पड़ता है और यही कारण है हमारे देश में सबसे पहले इंग्लिश सिखाई जाती है और बाद में अदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसलिए इंग्लिश भाषा भारत में एक
स्किल के जैसे इस्तेमाल होती है। चीन की अगर बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश व अदर लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वहाँ पर लोग अपने लोकल लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। अब फोर्थ है सी पोर्ट। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चीन इस टाइम जिस मुकाम पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट का है। तो चीन का सी एक्सपोर्ट वर्ल्ड क्लास माना जाता है। असल में ये बात पहले ही समझ गया था कि एक्सपोर्ट की फिर कामयाबी तभी मिल सकती है जब पोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। इसलिए चीन ने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। वहीं भारत की बात करें, अपने पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, ना ही उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना बनाई। वजह है कि भारत के ज़्यादातर पोर्ट्स इंटरनेशनल शिप की डॉकिंग तक करने के लायक नहीं है। और फिफ्थ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1700 के आसपास अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का योगदान 24% हुआ करता था, जो कि ये पूरे यूरोप के बराबर हुआ करता था। लेकिन जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब ये नंबर 24 से घटकर 3% पर आ गया था। लेकिन आज़ादी के टाइम भारत और चीन की जीडीपी लगभग बराबर थी। लेकिन आज चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारे भारत से लगभग 5.5 गुना ज़्यादा हो गई है। अब आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत में आर्थिक सुधार साल 1991 में शुरू हुई थी और तब से भारत की इकोनॉमी रेट लगभग 6% रही है और पिछले कुछ सालों में इससे भी नीचे गई है। वहीं चीन की अगर बात करें, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म साल 1978 में शुरू किया था और तब से वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9.5% रहा है। आज हमारा भारत सॉफ्टवेयर डिजाइन, प्रिजन जैसी इंडस्ट्रीज एक उभरती हुई ताकत माना जाता है, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट जैसी फील्ड में चीन का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आज चीन और भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।